हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम बैक अगेन टू प्रॉक्सी ज्ञान। मैं आपका एजुकेटर सैयद शाहबाज दिल से स्वागत करता हूं हमारे प्रॉक्सी ज्ञान यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों कि हम लोगों ने जो है ईपीएफओ की जो सीरीज़ थी उसको शुरुआत की है। तो आज जो है उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए मेरा जो फोर्थ टॉपिक है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं दोस्तों। जी हाँ, इससे पहले मैंने जो है आपको इंडियन पॉलिटी के बारे में समझा दिया, इंडियन हिस्ट्री के बारे में, सॉरी, इंडियन इकोनॉमी के बारे में हमने पढ़ लिया। कंप्यूटर एप्लीकेशंस के बारे में भी मैंने आपको डिटेल में समझा दिया था दोस्तों। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम डिस्कस करेंगे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में। जी हाँ, कौन सा टॉपिक है? इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। तो आने वाले 8-9 लेक्चर्स में जो है मैं कंप्लीट इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में पढ़ाऊँगा आपको कि किस तरह से जो है आईएनसी फॉर्म हुआ था। उससे पहले जो रिवॉल्ट्स थे, जो 1857 का रिवॉल्ट था, जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस माना जाता है, सब के बारे में हम डिटेल चर्चा करेंगे। बहुत ही स्लोली लेके जाऊँगा मैं आपको। ओके, छोटे छोटे लेक्चर्स में ही पढ़ाऊँगा दोस्तों। ऐसा नहीं कि 1-2 घंटे का वीडियो होगा, ये 15-20 मिनट का ही वीडियो होगा। रोज़ाना आप देखिएगा ताकि आपको भी अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। जब हम मैराथन वीडियो लेकर आएंगे तो आप उसको इजीली रिवाइज कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो अभी तक आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो ऑलरेडी यूपीएससी ईपीएफओ की जो प्लेलिस्ट है वो बना रखी है, जहाँ पे जाकर आप मेरे इंडियन इकोनॉमी के, ओके, इंडियन पॉलिटी के, कंप्यूटर एप्लीकेशंस के वीडियोस देख सकते हैं। इसके अलावा भी जो कोर सब्जेक्ट्स हैं, जो हमारे जो हर्ष जी हैं एजुकेटर, वो कवर कर रहे हैं, जैसे कि इंडस्ट्रियल रिलेशंस हो गया, लेबर लॉस हो गए दोस्तों, उनके बारे में कवर किया जा रहा है। उसके साथ साथ आपको इंग्लिश सब्जेक्ट भी कवर किया जा रहा है। तो सारा कुछ जो है ये कम्प्लीटली फ्री रहेगा। ठीक है, और 100% सिलेबस के साथ हम लोग कवर करेंगे। जब तक आपका एग्ज़ाम होगा तो हम उससे पहले ही सारे वीडियोस हम कवर करके आपको दे देंगे दोस्तों। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो मेरा पहला टॉपिक है वो हम पढ़ने वाले हैं रिवॉल्ट ऑफ 1857। ठीक है, तो आपका बस एक ही काम है दोस्तों कि आप जो है हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड जितने भी इम्पॉर्टेंट वीडियोस हैं उसका नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि जितने भी इम्पॉर्टेंट वीडियोस हैं उसका जो आपको नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा दोस्तों। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी डिले। एंड उम्मीद है कि आप मेरे साथ जो है जो भी वीडियोस हैं वो पढ़ के रिवाइज भी कर रहे हैं, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है अभी। राइट, चलिए। सो रिवॉल्ट ऑफ 1857 ए वाटरशेड इन द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया दोस्तों। जी हाँ, अगर इस वक्त 1857 रिवॉल्ट के टाइम पे अगर हमारे इंडिया में अगर यूनिटी होती ना, तो हमारे को जो फ्रीडम है, आज हम 1947 15 अगस्त को नहीं, 1857 को ही हम हमारा इंडिपेंडेंस हो चुका होता दोस्तों। कई सारे ऐसे लोग हैं जो इंडिया में यूनिटी ना होने की वजह से, जो चाहे वो वहाँ के रूलर्स हों, वहाँ के जो चीफ्स हों, वो ब्रिटिश का साथ देने की वजह से हम ये जंग हार चुके हैं दोस्तों। बहुत बहादुर बड़े बड़े रूलर्स थे जिन्होंने दिल से लड़ा है, जैसे रानी लक्ष्मीबाई जी हो गया। राइट, बहादुर जफ़र जो थे वो उन्होंने दिल से लड़ा। राइट, और तांतिया तोप जी ग्वालियर से के, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो चाहते थे कि इंडिया को आज़ाद कर पाएँ। बट बोलते हैं ना, जब हमारे लोग ही साथ ना दें तो हम कोई चीज़ को हासिल नहीं कर पाते। सो बट एनी हाउ, उसके बाद जो है जो इम्पैक्ट था ना, जो आफ्टर माथ था 1857 का, बहुत ही इम्पैक्ट पड़ा उनके ईस्ट इंडिया कंपनी पे। वहाँ से उसके बाद डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन रूल लाया गया इंडिया से। बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले, मैं आगे आपको बताऊंगा। चलिए वन बाय वन सब कुछ देखते हैं। इट चेंज द कैरेक्टर ऑफ ब्रिटिश रूल, मार्किंग द एंड ऑफ द रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एंड ब्रिंग द ब्रिटिश इंडिया डायरेक्टली अंडर ब्रिटिश क्राउन। सो डायरेक्टली जो क्वीन होते हैं ना, क्रोन होते हैं, उनके अंडर इनका एडमिनिस्ट्रेशन संभाला गया दोस्तों। उससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी जो है एक्सपैंड कर रही थी, ऑक्यूपाई कर रही थी सारे स्टेट्स को, और एक्सपैंड कर रही थी। बट यहाँ पे 1857 के बाद ऑक्यूपेशन ऑफ टेरिटरीज़ को रोक दिया गया था दोस्तों। ओके, कोई टेरिटरीज ऑक्यूपाई नहीं करेगा। ओके, उसको रोक दिया गया। एंड ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल था वो भी ख़त्म कर दिया गया, एंड डायरेक्टली जो है ब्रिटिश क्राउन के अंडर इसको चलाया गया। वहाँ से आपको गवर्नर जनरल्स, लेफ्टिनेंट गवर्नर, सारे चीज़ें देखने को मिले, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सब कुछ बनाए गए यहाँ से। आगे हम वन बाय वन सारा कवर करेंगे। ओके, सो नेचर एंड कैरेक्टर ऑफ द रिवॉल्ट।
सो पहले मैं आपको बताऊंगा कि जो डिफरेंट डिफरेंट ऑथर्स हैं उन्होंने इस रिवॉल्ट को लेकर क्या क्या अपना ओपिनियंस दिया है, ठीक है। उसके बाद हम जाएंगे कॉजेस ऑफ द रिवॉल्ट, देन वी विल गो फॉर आफ्टर माथ ऑफ द रिवॉल्ट। ये मेरा टाइमलाइन है जो आपको मैं बताऊंगा इस तरह से। पहले हम देख लेते हैं ऑथर्स, क्योंकि कई सारे क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे गए हैं कि डिफरेंट ऑथर्स का ओपिनियन क्या क्या है बोल के। तो देखिए हमारे जो सावरकर जी हैं, वी डी सावरकर, उन्होंने कहा है कि ये जो 1857 का रिवॉल्ट है वो एक फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है दोस्तों। तो उन्होंने किताब को पब्लिश की थी लंदन में 1909 में, उन्होंने किताब को पब्लिश किया था। तो उन्होंने बताया कि ये जो 1857 का जो रिवॉल्ट है वो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है दोस्तों। आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किसे कहते हैं, किसने कहा था एक्चुअली, तो वी डी सावरकर जी ने। तो कई सारे डिबेट्स गए और कई सारे रिव्यूज़ लेकर आए थे, जैसे कि एक सिपाही म्यूटनी भी कहा जाता है इसको, एक नेशनल स्ट्रगल और वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है। और ये जो फ्यूडल जो थे उस टाइम पे, उनका अनरेस्ट और उनका रिएक्शन था, क्योंकि उनके पर जो ज़बरदस्ती की जा रही थी, उनके पर जो हिंसा की जा रही थी ब्रिटिश रूल के द्वारा, वहाँ के जो सैनिक थे उनके बहुत सताया करते थे फ्यूडल लॉर्ड्स को, फ्यूडल्स को। तो ऐसा माना जाता था कि उनका जो रिएक्शन है, उनका जो गुस्सा है वो इस तरह निकला है। वैसे भी एक हमको राय मिलती है, ओपिनियन मिलता है, राइट। तो सिपाही म्यूटनी की बात करें तो यहाँ पे अगर देखें तो सर जॉन सीली, इन्होंने इस इवेंट को डिस्क्राइब किया है एज ए सिपाही म्यूटनी विथ नो एक्टिव लीडरशिप एंड नो पॉपुलर सपोर्ट। तो ब्रिटिश हिस्टोरियंस है, उनका कहना है कि इट इज़ नॉट ए फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, बस एक सिपाही रिवॉल्ट है, रिवॉल्ट, ओके, सिपाही रिवॉल्ट या फिर सिपाही म्यूटनी आप इसे कहें, जहाँ पे इसका कोई लीडर नहीं था, नो लीडर, ओके, एंड नो पॉपुलर सपोर्ट, नो लीडर एंड नो पॉपुलर सपोर्ट। बस एक अपनी दिल में जगी हुई आग थी जो बाहर निकल गई, इस तरह से माना जाता है। दिस व्यू इज़ बेस्ड ऑन द अजम्पशन दैट सोशलाइज्ड म्यूटनी वॉज स्टार्टेड बाय सोल्जर डिसकंटेंट विद देयर सर्विस कंडीशंस। सोल्जर्स जो थे, सिपाहीज जो थे, उन्होंने इस रिवॉल्ट को शुरू किया बिकॉज उनको जो है प्रॉपर कंडीशंस नहीं दी जा रही थी, उनकी सैलरी नहीं बढ़ाई जा रही थी, इंडियंस को जो है प्रॉपर ओहदे पे या फिर प्रमोशंस नहीं दिए जा रहे थे दोस्तों, राइट। बट इन फैक्ट इज़ अ रेबिलियन बिगैन एज मिलिट्री अपराइजिंग, बट एनी हाउ कई सारे जो सिविलियंस भी थे उन्होंने साथ दिया, जैसे कि पीजेंट्स ज्वाइन हो गए थे, क्योंकि उनके साथ भी बहुत ही ज़बरदस्ती की जा रही थी, अननेसेसरी टैक्सेस लगाए जा रहे थे इन लोगों पे। तो दोनों मिलकर जो है इस तरह का रिवॉल्ट आउटब्रेक हुआ है, ये कहना है हमारे सर जॉन सीली का दोस्तों। सो फ्यूडल अनरेस्ट, जैसे मैंने कहा आपको फ्यूडल अनरेस्ट, तो बहुत सारे मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन हैं, ओके, तो उनका ये कहना है कि जो रिवॉल्ट ऑफ 1857 है इज़ ए स्ट्रगल ऑफ सोल्जर पीजेंट डेमोक्रेटिक कंबाइन अगेंस्ट ए फॉरेन एज वेल एज फ्यूडल बॉन्डीज दोस्तों, ओके। सो द व्यू अगेन इज कॉन्ट्ररी टू फैक्ट्स, पर्टिकुलरली गिवन दैट लीडर ऑफ रेबिलियन देमसेल्फ बिलोंग टू द फ्यूडल बैकग्राउंड, ओके। जो भी फ्यूडल अनरेस्ट हुआ था, जो उनको सताया जा रहा था, तो सारे मिलकर फॉरेन पावर के अंडर या फॉरेन पावर के खिलाफ, नॉट अंडर, फॉरेन पावर के खिलाफ अपना जो है गुस्सा जाहिर किया था इन लोगों ने इन फॉर्म ऑफ रिवोल्ट, ओके। क्योंकि कई सारे जो रेबिलियंस के जो लीडर्स हैं ना, वो खुद फ्यूडल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, तो ऑब्वियसली उनको अपने जनता का ख्याल रखना पड़ेगा। जो वो तो लाइव देख रहे होंगे, प्रैक्टिकल देख रहे होंगे किस तरह से उनकी पब्लिक के साथ ज़बरदस्ती की जा रही है, अननेसेसरीली जो है टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, ओके, उनकी ज़मीनें हड़पी जा रही हैं, उनको फोर्स किया जा रहा है फॉर इंडिगो प्लांटेशन, कि ये बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं जो इस फ्यूडल अनरेस्ट की वजह से इस तरह का सिपाही म्यूटनी हुआ है बल्कि बोला जा रहा है, ओके। तो चलिए वन बाय वन मैं आपको अभी कॉजेज़ बताता हूँ, ओके। मेन कॉजेज़ जो वेरी पॉपुलर है और सब लोगों का मानना यही है, और अगर आप मेंस एग्ज़ाम लिख रहे हैं तो ये पॉलिटिकल कॉजेज़, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेज़, मिलिट्री कॉजेज़, ये सब कुछ आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा दोस्तों। सो द ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन हैड डिस्ट्रीब्यूटेड द पॉलिटिकल इक्विलिब्रियम इन द कंट्री, ओके। जिस तरह से एक लॉर्ड डलहौजी ने, ओके, तो उन्होंने जो है एक पॉलिसी को निकाला था दोस्तों जिसका नाम है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। सो ये बहुत सारे इनका कहना ये है कि अगर किसी का वारिस ना होना तो वो सारी जो कम्युनिटी होती है, जो सारा जो रूल होता है, टेरिटरी होता है, वो डायरेक्ट जो है ब्रिटिश इंडिया के अंदर आ जाता है। सो दिस हैज़ ओवर थ्रू द नवाब वाजिद अली शाह ऑफ अवध, और वहाँ पे उन्होंने इस जगह को एनेक्स कर लिया था दोस्तों। एंड द एनेक्सेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट
was not to blow to the princely families alone but their dependent subject as well. Okay, जब भी कोई स्टेट अनेक्स कर लेते हैं तो उनके जो राजा महाराजा होते हैं ना, उनको पेंशन पे रख दिया जाता है दोस्तों. okay, उनको पेंशन पे रख दिया जाता है. इसी तरह जो बहादुर शाह जफ़र है उनको भी पेंशन पे रख दिया गया था. तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो लॉर्ड डलहौजी लाए थे, वहाँ पे बहुत सारा डिसकंटेंट फैल चुका था इंडिया में, क्योंकि उनका कहना है जिसका कोई भी ब्लड रिलेशन का वारिस ना हो जो आगे संभाल पाए, वो हम ऑक्यूपाई कर लेंगे. उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इकोनॉमिक कॉजेज़ भी हुए, बिकॉज जैसे ही इंडियन स्टेट्स को अनेक्स करना शुरू कर दिया गया था, वहाँ के जो सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन थी वो बहुत ही ख़राब होने लगी थी दोस्तों. ओके, सो नॉट ओनली वॉज द इंडियन एरिस्टोक्रेसी डिप्राइव बट ऑल्सो हाई पोस्ट, सिविल, मिलिट्री, ये जो सिविल के पोस्ट होते हैं, ये जो मिलिट्री के पोस्ट होते हैं, राइट, जितने भी थे सारे के सारे यूरोपियंस के हाथ में आ चुके थे. राइट, सो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो गया था दोस्तों. ज़ात पात का जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता है ना, वो ज़्यादा हो गया था वहाँ पे, और वाइट्स अलग, ब्लैक्स अलग, इस तरह से रेशियल डिस्क्रिमिनेशन कर रहे थे. जितने भी इंडियन सोल्जर्स थे उनको तो बहुत सारा काम करना पड़ता था, बट उनकी पोजीशन नहीं बढ़ती थी, उनकी सैलरी नहीं बढ़ती थी दोस्तों. जितने भी हायर पोस्ट थे वो सब कुछ यूरोपियन लोग ऑक्यूपाई किया रखा था. सोशल एंड रिलीजियस कॉज की बात करें तो ट्रेडिशनल इंडियन सोशल सिस्टम एंड कल्चर अपीयर टू बी डेंजर, बिकॉज ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो अपना रिलीजन फैलाने लगे थे, जो क्रिश्चियनिटी होती है ना, वो फैलाने लगे थे दोस्तों. लोगों को ज़बरदस्ती कन्वर्ट किया जा रहा था फ्रॉम मुस्लिम टू क्रिश्चियनिटी, फ्रॉम हिंदूज टू क्रिश्चियनिटी, राइट. जो इनके जो कल्चर्स थे, हिंदू कल्चर हो गया, ओके, मुस्लिम कल्चर हो गया, इनकी कोई कदर नहीं करते थे वो लोग, कोई सपोर्ट नहीं करता था. द स्वे ऑफ लीडर्स ऑर्थोडॉक्सी, both Maulvis and Pandit regarding common law in the matter of succession inheritance was challenged. Okay, the missionaries were given ample facility for propagation of Christianity दोस्तों. क्रिश्चियनिटी प्रोपेगेट करने के लिए बहुत सारे फैसिलिटीज़ को लाया गया था, बट एनी हो वही इम्पोर्टेंस हो, वही स्कोप हो, दूसरे रिलीजन्स को नहीं दे रहे थे दोस्तों. राइट, एंड रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट ऑफ 1956 मॉडिफाइड हिंदू कस्टम. ए चेंज इन रिलीजन डिड नॉट डिबार ए सन फ्रॉम इनहेरिटिंग द प्रॉपर्टी ऑफ हिज हीदन फादर. The Indian mind was getting increasingly convinced that English were conspiring the ये फैक्ट, एक कंस्पिरेसी चल रही है कि इस तरह से लॉस लाने के लिए यही कारण है कि वो ज़बरदस्ती जो है हम लोग अपना धर्म बदलें. ओके, अपना धर्म बदले और वी कैन कन्वर्ट इनटू क्रिश्चियनिटी. तो ये आग भी जो है कहीं ना कहीं लोगों के बीच में सिलग रही थी कि कभी ना कहीं तो बाहर आना ही था, बट इनको एक चिंगारी चाहिए थी दोस्तों. ओके, सो चिंगारी जो है मिली मिलिट्री कॉजेज़ की वजह से. सो वहाँ पे कई तरह के वाइड स्प्रेड डिसकंटेंट इंडियन सोल्जर्स में रखा गया था दोस्तों, जो कि मेजॉरिटी ऑफ जी सोल्जर्स जो थे, इंडियन सोल्जर्स, जो मेजॉरिटी ऑफ इंडियन सोल्जर्स जो थे वो जूनियर ऑफिसर्स थे दोस्तों. उनको कभी हायर ऑफिसर, हायर पोजीशंस पे लेके गए नहीं. सो कैंपेन इन स्टेन लैंड आउटसाइड द बाउंड्रीज ऑफ इंडिया वर अनपॉपुलर विद देम ऑन अकाउंट ऑफ ग्रेट हार्डशिप इन्वॉल्व. एंड इंडियन सोल्जर्स सर्विंग ओवरसीज वर उनको कोई अलावेंस भी नहीं दिया जा रहा था, जो ओवरसीज में इनको ये कर रहे थे. उनकी पेमेंट जो है वो भी बढ़ाई नहीं जा रही थी दोस्तों, सैलरी नहीं बढ़ाई जा रही थी. तो ये कहीं ना कहीं इन लोगों के बीच में जो एक काइंड ऑफ डिसकंटेंट हो गया था अमॉन्ग इंडियन सोल्जर्स. ओके, एंड उसके बाद जो है एक चिंगारी निकलती है कि जो कैट्रिजेस ये लोग यूज़ कर रहे हैं ना, मिलिट्री वाले जो कैट्रिज यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पे कहीं ना कहीं पिग फैट का इस्तेमाल किया गया है दोस्तों, पिग फैट. और आप सभी लोग जानते हैं कि किस तरह से पिग फैट जो है मुस्लिम्स कल्चर्स के लिए भी प्रोहिबिटेड है, और हिंदू कल्चर भी जो है यहाँ पे प्रोहिबिशन करते हैं. तो दोनों की जो रिलीजियस फीलिंग्स थी वो बहुत ही हर्ट हुई. ओके, तो उन लोगों को सिर्फ चिंगारी चाहिए थी. तो बिकॉज एक कैट्रिजेस में पिग फैट मिलाने की वजह से मिलिट्री लोगों को ये पता चल गया कि दे आर जानबूझकर किया है कि वो लोग कल्चर, उनकी भावना को ठेस पहुंचाना चाहते हैं. तो तब से जो है एक चिंगारी लग गई और मिलिट्री कॉजेज़ की वजह से रिवॉल्ट शुरू हो गया था. चलिए बिगिनिंग एंड स्प्रेड ऑफ द रिवॉल्ट की बात करें. सो द रिवॉल्ट वाज स्पार्क्ड ऑन March 29, 1857 व्हेन सेक्शन ऑफ इंडियन सोल्जर्स एट 19th and 34th नेटिव इन्फेंट्री, जो कि बराकपुर में है. बराकपुर कहाँ है? आपको बहुत सारे लोग बिहार रख के आते हैं नो दोस्तों. बराकपुर इज़ नियर कोलकाता, याद रख लीजिए. तो वहाँ के जो एक ब्राह्मण सोल्जर है मंगल पांडे, तो उन्होंने क्या किया, 2 ब्रिटिश ऑफिसर को उड़ा दिया दोस्तों, गन से उड़ा दिया. सो वहाँ से लेकर जब मंगल पांडे जी को फांसी की सज़ा सुनाई गई, तो 2 महीने के बाद May 10, 1857 द सोल्जर ऑफ 3rd कैवलरी रेजिमेंट जो मीरठ से थे,
उन्होंने इस ग्रीस कैटरिजेस को टच करने से रिफ्यूज़ कर दिया दोस्तों, क्योंकि सभी लोगों को पता है इस ग्रीस से जो कैटरिजेस है जो राइफल में इस्तेमाल किए जाते हैं वो पिग फैट से बनाए गए हैं। ऑब्वियसली पिग फैट जो हिंदू कल्चर में जो ब्राह्मण होते हैं उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचते हैं, और मुस्लिम कल्चर में तो सख्त प्रोहिबिट है दोस्तों, हराम बोला जाता है। ओके, पिग जो है हमारे लिए मुस्लिम्स के लिए हराम है, तो उनके भी भावनाओं को ठेस पहुंचाया जा रहा था। तो जब मंगल पांडे जी उन्होंने जो ब्रिटिश ऑफिसर्स को मार दिए, उसके बाद 2 महीने के बाद मीरठ में जो है रिवॉल्ट शुरू होता है कि वहाँ की जो रेजिमेंट होती है ना, जो थर्ड कैवलरी रेजिमेंट, ये रेजिमेंट का नाम भी याद रख लीजिए, उन्होंने इस कैटरिजेस को यूज़ करने से बना कर दिया, वहाँ से रिवॉल्ट शुरू हो गया दोस्तों। सो उसके बाद नेक्स्ट डे जो है जो रेबिलियस सोल्जर्स थे मीरठ के, दे मार्च टू दिल्ली एंड प्रोक्लेम द ओल्ड मुगल एम्पर बहादुर शाह टू एज अ किंग एम्पर ऑफ हिंदुस्तान। ओके, सो बहादुर शाह जो थे उस टाइम पे वो दिल्ली में थे, बट इनकी जो लीडरशिप थी दोस्तों कहीं ना कहीं ड्रॉबैक था, इनको ज़बरदस्ती से लीडर बनाया गया था दोस्तों। ओके, सो इनको कोई इंटरेस्ट ही नहीं था, क्योंकि इनको रंगीला बादशाह भी कहा जाता था, ये अपने गाने बजाने में अपने महल में मस्त थे, उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था। तो बट इनको ज़बरदस्ती से अपना लीडर चुन लिया गया, एंड द सक्सेशन ऑफ द रेबेलियन इन दिल्ली क्रिएटेड ए सेंसेशन इन वेरियस पार्ट्स ऑफ नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया। उसके बाद ये जो रेबिलियंस है अवध में फैलना शुरू हो गए, रुहेलखंड, वेस्ट बिहार, मेनी अदर टाउन्स इन नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस में भी हमको ज़्यादातर देखने को मिले। नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस जो पाकिस्तान का एरिया आता है, राइट, जो पंजाब है, सिंध है, वहाँ पे भी हमको ज़्यादातर इस रेबिलियन का असर देखने को मिला है, राइट। और इन्होंने जो है बहादुर शाह टू को, जो अभी उस वक्त के मुग़ल एम्परर थे, उनको लीडर बना के इस रिवोल्ट को आगे बढ़ा रहे थे। उसके बाद ऑन जून 4 द सोल्जर ऑफ सेकेंड कैवलरी एंड द फर्स्ट नेटिव इन्फेंट्री जो कानपुर के थे, सेवरल ब्रिटिश मैन और वुमेन को मार दिया था दोस्तों इन्होंने। वहाँ से और भी आग पकड़ ली है, क्योंकि अभी तो फैमिली की तरफ जा चुका है ना मैटर पूरा। और जो लीडर थे रिवॉल्ट जो कानपुर के, उनका नाम था दोंदू पंत आलियास नाना साहब दोस्तों। इन्होंने पेशवा बाजीराव सन को अडॉप्ट किया था, वॉज लिविंग एग्जाइल एट बीथू नियर कानपुर। नाना साहब असिस्टेड बाय हिज डिवोटेड फॉलोअर तांतिया तोप assumed the role of conquering hero and he was proclaimed the पेशवा दोस्तों। ठीक, वहाँ कानपुर में ये तांतिया तोप जी लड़ रहे थे। झांसी में जो है रानी लक्ष्मीबाई, जो कि विडोड क्वीन ऑफ राजा गंगाधर राव है, जो कि लास्ट मराठा रूलर ऑफ झांसी है दोस्तों, उनकी पत्नी थी। उन्होंने रेबिलियन को वहाँ से आगे बढ़ाया। इनके ऊपर मूवी भी बनाई गई थी, राइट, कंगना रनौत जी रानी लक्ष्मीबाई के ऊपर मूवी बनाई थी, बहुत ही अच्छा मूवी, आप देख सकते हैं। उन्होंने झांसी में इस रिवॉल्ट को आगे बढ़ाया दोस्तों। लखनऊ की बात करें तो बेगम हज़रत महल, द क्वीन ऑफ नवाब वाजिद अली शाह ऑफ अवध, यहाँ पे डिक्लेयर किया कि हर 11 ओल्ड सन ब्रिजेस खादर एज नवाब एंड द होल ऑफ नवाब रोल्ड अंडर अथॉरिटी। क्योंकि कई सारे जो, जैसे मैंने बताया था ना, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का यही फंडा था कि अगर जिसका कोई ख़ास इनहेरिट ना हो, ओके, अगर कोई अडॉप्टेड सन को अपना नेक्स्ट नवाब बनाता है, तो वो जो अथॉरिटी, वो जो एरिया है, वो जो टेरिटरी, वो अथॉरिटी के अंदर यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर आ जाएगा। तो इस फैसले से बहुत सारे लोग नाखुश थे, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई के जो बेटे थे वो भी जो है अडॉप्टेड किया गया था। और यहाँ पे जो बेगम हज़रत महल, द क्वीन ऑफ नवाब वाजिद अली शाह, उन्होंने जो अपने 11 साल के जो बिरगिस खदर, उनको नवाब खड़ा दिया गया था। तो यहाँ पे कोई मजबूत कोई लड़ने वाला नहीं था दोस्तों। And the tribals of the region also joined rebellion. Kunwar Singh provided the longest, most valiant and spirited resistance to the British, and after nearly 10-month-long successful battle against British, died on May 9th, 1858 from wound received in action दोस्तों। Okay, so ट्राइबल के जो rebellions थे, ट्राइबल मूवमेंट जो आगे मैं पढ़ाऊँगा आपको, बहुत सारे ट्राइबल मूवमेंट्स हुए थे इनके खिलाफ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वहाँ पे जो रेबिलियंस थे, कुंवर सिंह, उन्होंने बहुत बहादुरी से लड़ा है दोस्तों कुंवर सिंह, और 10 साल लड़ने के बाद वो भी जो है शहीद हो गए। एंड सेवरल टाउन ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न एंड सेंट्रल प्रोविंसेस सच एज अलीगढ़, इटावा, फरुखाबाद, बरेली, बंदा, हम्बरीपुर, ये भी, यहाँ पे भी रेबिलियन शुरू हो चुका, और इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट सेटअप कर चुके थे अंडर फॉर्मर लोकल चीफ में। तो ये आज का मेरा एपिसोड था दोस्तों, किस तरह से रिवॉल्ट के कॉजेस हमने पढ़े, ओके, किस तरह रिवॉल्ट को आगे बढ़ाया गया विथ वेरियस लीडर्स, जैसे कि नाना साहब की वजह से तांतिया तोप हो गए, राइट, कुंवर सिंह हो गए, रानी लक्ष्मीबाई हो गए। तो किस तरह से उन्होंने अपने अपने एरिया में इस रिवोल्ट को आगे बढ़ाया है, और क्या मेन सोर्स था। मंगल पांडे जी जो दो ब्रिटिश ऑफिसर्स को उन्होंने मार दिया था, उनको फांसी पे सज़ा सुना दी गई थी।
ओके, उनके बारे में हमने पढ़ा। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे सप्रेशन ऑफ रिवॉल्ट दोस्तों। यहाँ तक आपको समझ में आएगा होगा कि क्या क्या कॉजेस हैं, ओके, मिलिट्री कॉजेस, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेस क्या क्या हैं, और किस तरह से जो ग्रीस कैट्रिजस की वजह से इस लड़ाई को अंजाम दिया गया था, और किस तरह से जो रूलर्स थे अपने अपने एरिया में लड़ते रहे। बट यहाँ से जो है ब्रिटिश एंटर होती है दोस्तों, और सप्रेशन ऑफ रिवॉल्ट किया जाता है। वो एपिसोड में आपको नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि लंबा लेक्चर बन जाए। पार्ट बाय पार्ट हम पढ़ेंगे, सुकून से पढ़ेंगे दोस्तों, सारा सिलेबस कवर किया जाएगा। तो चलिए मिलता हूँ मैं आपको अगले लेक्चर में कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्थी, थैंक यू सो मच।